नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और 5 की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की असमंजस की, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल तमाम लोगों के जहन में उठ रहे हैं। खासकर सियासी पंडित इस पर मंथन कर रहे हैं। और मसला क्या है? मसला है अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। मंगलवार रात कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की, जिसमें 4 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, लेकिन इन 4 सीटों में भी अमेठी और रायबरेली की सीटें शामिल नहीं थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको बताएं, यह सवाल इसलिए भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख करीब आ रही है। 3 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है और छठे चरण में यहां मतदान होना है दोनों सीटों पर, तो ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस कह रही है कि अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार का सस्पेंस जल्द खत्म होगा। अब से कुछ देर पहले जयराम रमेश ने कहा कि अगले 24 से 30 घंटे के भीतर यूपी की इन दोनों अहम सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया के हिसाब से डेडलाइन तय नहीं होगी, पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी चीजों को। लेकिन अमेठी में लगता है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। कल कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध जताया था। आपको बता दें कि ऐसी लगातार खबरें आई कि अमेठी से प्रस्ताव आ रहे हैं कि वहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाए। और जो पिछली सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें भी उम्मीद की जा रही थी कि इन सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है। रायबरेली से प्रियंका के नाम का ऐलान हो सकता है, अमेठी से राहुल के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन तब से लेकर अब तक यह ऐलान नहीं हो पाया है। निगाहें कांग्रेस पार्टी पर टिकी हैं कि आखिर यह ऐलान कब तक होता है। CEC has empowered to finalize the Congress candidates for Amethi and Raebareli. My expectation is that in the next 24 to 30 hours, Congress President will finalize and a decision that has been taken by him will be announced formally. और इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मनोरंजन का ही रुख करूंगा। मनोरंजन, ये जो सस्पेंस है, इसको कैसे देखा जाए, कैसे इसका मूल्यांकन किया जाए? ये असमंजस है या फिर रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सीईसी की बैठक हुई थी उसमें जो है अमेठी और रायबरेली सीट को पेंडिंग में डाल दिया गया। इसका कहने का मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला छोड़ दिया गया। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछा है कि आपको लड़ना है क्या, तो हमें बता दीजिए। तो उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब बातचीत क्या हो रही है? बातचीत ये हो रही है कि ये जो हमें बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि वो जो तीनों गांधी, सोनिया गांधी राज्यसभा में रहेंगी, राहुल यदि वायनाड से भी लड़ रहे हैं तो जीतेंगे तो वो भी लोकसभा में रहेंगे, तो प्रियंका गांधी मैंने सारे गांधी जो है लोकसभा राज्यसभा में ना दिखे तो अच्छा होगा, क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा गांधी परिवार पर लगता रहता है। एक और डिबेट है फैमिली पे। वो डिबेट ये है कि राहुल गांधी का कहना है कि आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो अमेठी से लड़ने के लिए? मैं वायनाड से सांसद हूं। वायनाड यदि मैं जीतूंगा और अमेठी भी जीत गया तो एक सीट मुझे छोड़नी पड़ेगी। वैसे हालत में आप फोर्स करोगे मुझे कि वायनाड छोड़ देने के लिए, जबकि वायनाड मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि वो उस वक्त वायनाड के लोगों ने मुझे सांसद में भेजा जब अमेठी में हमारी हालत खराब हो गई थी। अमेठी की जनता ने उन्हें हरा दिया था 50,000 वोटों से। तो ये जो दुविधा की स्थिति है, इसको लेकर के ये लंबा खींच रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं, जैसे जयराम रमेश ने कहा है, अगले 24 से 30 घंटे में तो राहुल गांधी तो लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली के लिए अभी आपने परिवारवाद का एक पॉइंट यहां पर गिनाया कि एक थॉट ये भी परिवार के अंदर मंथन में चल रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि परिवारवाद कोई नई बात तो है नहीं, कांग्रेस पर यह आरोप लगना। क्या वाकई इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर विचार किया जा रहा है? देखिए, जो बातें छन छन के हमारे पास आ रही हैं उसमें ये बात है डिबेट में कि क्या सबको चुनाव लड़ना जरूरी है क्या। तो अब ये सवाल उठेगा कि रायबरेली का क्या करेंगे। रायबरेली जो है अमेठी के मुकाबले सेफ सीट मानी जा रही है। रायबरेली से अभी बीजेपी से कौन लड़ेगा ये भी उनकी भी घोषणा नहीं की गई। अमेठी में तो सिटिंग सांसद है बीजेपी का, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ पे 2 महीने से प्रचार भी कर रही हैं, उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया। तो अब
कौन होगा ये एक कुछ नाम बताए गए हैं, लेकिन टीवी पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। चलिए मैं सीधे रशीद जी का यहां पर रुख करना चाहता हूं। रशीद जी, एक तरफ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व और उनकी अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि इस पर बाजी पलटने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होता है वहां पर दो वो सीटें जो परिवार का गढ़ रही हैं, जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं, उसी को लेकर इतनी दुविधा, इतना असमंजस, इसका संदेश क्या है, इसके मायने क्या है? अनंत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मतलब राजनीतिक बात है। देश में 543 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। कोई ऐसा लीडर है, कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हो, बड़े बड़े दिग्गज हो, क्या कोई 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है? यदि नहीं, तो राहुल गांधी को क्यों इस परीक्षा में डाला जा रहा है? उसके पीछे मंशा क्या है? आवाज कहां से आ रही, शोर शराबा कहां से हो रहा है, मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पूरा चुनाव, जब पहले 2 चरण हो चुके हैं, बाकी वाले चुनाव में ये राहुल बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव किया जाए या नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी? देखिए, अमूमन 2 जगह से चुनाव वो लोग लड़ते हैं जो एक जिनकी राष्ट्रीय भूमिका होती है और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं या खुद प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे पहले चुनाव में प्रधानमंत्री भी 2 बार लड़े, इंदिरा गांधी भी लड़ती थी। अब 2 जगह से कोई चुनाव नहीं लड़ता है। राहुल गांधी ना तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, ना इंडिया अलायंस की तरफ से। और जैसा मनोरंजन हमारे मित्र कह रहे थे कि वो 1 सीट तो उन्हें छोड़नी होगी, तो इससे फायदा क्या है? मतलब नेट पॉलिटिकल गेन क्या है? ये कहना कि पुश्तैनी सीट है, ये है, ये तो तमाम चीजें कहने की बात होती है। पुश्तैनी सीट पे इंदिरा गांधी भी हारी थी। किससे हारी थी? राजनारायण से हारी थी, जिनका कोई मतलब वहां रायबरेली से लेना देना नहीं था। तो ये एक मीडिया नरेटेड एक ट्रायल है जिसमें राहुल गांधी को मेरे आकलन में ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। वो ट्रैप करने से कितना बचते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। जी, लेकिन एक सवाल फिर यहां पर मेरा आपसे ये भी है कि पिछले चुनाव में 2 ही सीटों से चुनाव लड़े थे राहुल गांधी, अमेठी से भी लड़े थे, वायनाड से भी लड़े थे। गलती की थी, वो गलती की थी, उसका उन्हें नुकसान हुआ। देखिए, स्मृति ईरानी से हारने को राहुल गांधी की जो छवि को या उनकी इज्जत को बहुत बट्टा लगा। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी को बहुत फायदा भी हुआ। दोबारा हारेंगे तो और भी ज्यादा वो चीज बिल्कुल स्टेब्लिश हो जाएगी। और जीतने में, जैसा मनोरंजन कह रहे थे, 1 सीट तो छोड़नी होगी, और जहां सीट छोड़ेंगे वहां के लोग उनके लिए एक आने वाले समय में समस्या खड़ी करेंगे। राहुल गांधी की उम्र कितनी है? 1970 के पैदाइश है, तो जब वो 2029 का चुनाव लड़ेंगे तो भी वो 58-59 साल के होंगे। तो ये तमाम चीजों का, देखिए, राजनीतिक दल या राजनेता जो है अपने बारे में आकलन बड़े सोच समझ के करता है। वो मीडिया के प्रेशर में या वहां के कार्यकर्ता आपके विजुअल दिखा रहे हैं, 50 लोग वहां के ऊपर मौजूद नहीं है। तो एक एडवेंचरिज्म, ब्रेविडो का कोई राजनीति में कोई जगह नहीं होती है। अगर एडवेंचरिज्म और ब्रेविडो के चक्कर में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो पछताएंगे। राशि जी, आपने पिछले दिनों सुना होगा जो रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं, वो अपनी दिली इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने इंटरव्यू दिए, अपनी दिल की बात जाहिर करी कि मैं लड़ना चाहता हूं। वो इनडायरेक्टली कहना चाहते मैं तो लड़ना चाहता हूं, मुझे टिकट तो दे दो। क्या लगता है कि परिवार में कोई द्वंद्व दिखता है इन बातों से? अनंत, मैं 2010 से उनके हर चुनाव में उनके बयान देखता और पढ़ता आ रहा हूँ। हर बार रॉबर्ट वाड्रा ये बात कहते हैं कि उनको चुनाव में मौका मिले, वो अपना हाथ दिखाएंगे, ये करेंगे। बात दरअसल, देखिए, थोड़ी गंभीर, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल होने के नाते उनका हक है और वो चुनाव लड़े, ये उनका एक निजी फैसला है। लेकिन उनका क्या मतलब, जिसे हम कहते हैं क्लेम टू फेम, वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं, वहां सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनको उसी पैमाने से देखा जाएगा। अगर हम जमीन पर आंकड़ों को देखें मनोरंजन, तो एक सवाल ये भी उठता है इस पूरे असमंजस को लेकर कि ये जो घटता जनाधार है लगातार और जो वोट परसेंटेज में कमी आई है दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के खाते में, क्या एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को तय करना होगा कि रायबरेली अमेठी कौन लड़ता है। क्या कोई गांधी सरनेम का कोई कैंडिडेट वहाँ होता है या नहीं होता है। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की व्यूअर को कि क्या जो है असमंजस की स्थिति क्यों बनी है, क्या किस चीज़ पर चर्चा हो रही है। अभी भी जो है जो दोनों सीटों का सर्वे कराया गया है, इंटरनल सर्वे। रायबरेली की सीट जो है वो ज़्यादा आसान मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अमेठी में आपको मालूम है कि स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, मेहनत भी कर रही हैं और एग्रेसिव भी हैं चुनाव प्रचार में। तो इसको लेकर के अब फैमिली को तय करना है। फैमिली यदि हाँ करेगी तो उस सीट पर जो है आज देर रात में या कल सुबह अनाउंस हो जाएगा। कुछ और नामों की चर्चा है। कांग्रेस ने कहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कि हम अच्छा कैंडिडेट देंगे और वैसा कैंडिडेट देंगे जो कि दमदार चुनाव लड़ेगा। तो कौन है वो कैंडिडेट, यही सबसे बड़ा सवाल है।
चलिए मनोरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। राशिद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शाह डीप फेक केस में दिल्ली पुलिस के नोटिस पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया है और कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस का अकाउंट वो ऑपरेट नहीं करती, सिर्फ अपना और सीएमओ तेलंगाना का अकाउंट हैंडल करते हैं। यानी कि एक उनका निजी अकाउंट है और एक सीएमओ का अकाउंट है जिसको वो हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके अकाउंट से वीडियो अपलोड या शेयर होने का दावा गलत है। इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का सवाल अप्रासंगिक है। ये बातें रेवंत रेड्डी ने अपने जवाब में कही हैं। दरअसल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आज तेलंगाना सीएम को पूछताछ के लिए समन किया था। इसके अलावा 16 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अन्य राज्यों की पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज किया है। अब तक 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि ये कांग्रेस की बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। एलिगेशन जो है वो ये है कि आईएनसी तेलंगाना एक ट्विटर हैंडल है जिसके नाम से ये वीडियो शेयर करा गया एंड दैट इज़ व्हाट जो हमें 91 का नोटिस मिला है उसमें यही बस पूछा गया था कि वो जो ट्विटर हैंडल है वो कौन से डिवाइस से वो जो वीडियो है वो शेयर हुई है। और उस रिगार्ड में एक रिप्लाई दिया गया है रेवंत रेड्डी जी की तरफ से एज अ विटनेस दैट ही जो वो ओनर नहीं है उस ट्विटर हैंडल के, ना ही वो हैंडल करते हैं वो ट्विटर हैंडल। और हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गई हैं। उमा, रेवंत रेड्डी ने अपना जवाब वकील के थ्रू भिजवा दिया है। उन्होंने डिनाई किया है कि उनके निजी अकाउंट से या सीएमओ के अकाउंट से कोई वीडियो अपलोड या शेयर नहीं किया गया। उन्होंने इन दावों को गलत बताया है। लेकिन एक मसला यहां पर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट का आता है जिसको वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब ये तय करने के लिए कि उस अकाउंट का इस्तेमाल इस पूरे के पूरे वायरल वीडियो में हुआ नहीं हुआ, आगे क्या हो सकता है, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रेवंत रेड्डी अध्यक्ष भी हैं, क्या उनकी जो टीम के लोग हैं उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है इस मसले को लेकर? जब हम अब बात कर रहे हैं तभी रेवंत रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं अपने ही घर में और ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ट्वीट या रीट्वीट हुआ है और इसके लिए आप अपने एक राज्य के मुख्यमंत्री को दोषी बताकर नॉन बेलेबल सेक्शंस उनके खिलाफ रख रहे हैं। यानी कि उनका ये भी इशारा है कि दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री के तहत ही काम करता है और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकली। आज जब उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स किए तब उन्होंने पूरी तरह से, अगर आप देखें तो अपना जो निशाना साधा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया और अमित शाह जी पर भी किया, ये कहते हुए कि उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ना मानते हुए कहना चाहिए कि गुजरात डोमिनेशन तेलंगाना के पौरुष पर, यानी कि तेलंगाना प्राइड और गुजरात डोमिनेशन के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई बताई और लोगों से कहा कि अगर कोई गुजरात से आकर हमारी धरती पर हमको धमकी देता है तो हमें जवाब देना पड़ेगा और इसलिए वोटर्स मतलब उमा, वो इस लड़ाई को रीजनलिज्म पे ले जा रहे हैं, एक क्षेत्रवाद की लड़ाई को ले जा रहे हैं इसको। बिल्कुल, इसको एक तरह से एक जो तेलंगाना प्राइड को इन्वोक करने की एक कोशिश रेवंत रेड्डी ने की है और ये भी कहा है कि हम यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं हम यहाँ पे ये टॉलरेट नहीं करेंगे। 2 चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत बहुत शुक्रिया उमा, समय की कमी है, माफी चाहूंगा, समय की कमी है, हमें आपको यहीं पर थैंक्स करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।